हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो बच्चों, समीकरण को हल करने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि जो भी संख्या, कोई भी हमने समीकरण, मान लीजिए x है और इस साइड भी कोई संख्या है, तो यदि x के साथ गुणा में कोई संख्या है, मान लीजिए x के साथ 2 है गुणा में और यहाँ पर लिखा है 10, तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x अकेला यहाँ बचेगा और ये जो 2 गुणा में है ये भाग में हो जाएगा यहाँ के। ये हो गया पहला नियम। फिर सेकंड वाला है, मान लीजिए कोई समीकरण है x और इसके यहाँ पर है कोई संख्या 10 और इसके साथ कोई भी संख्या है भाग में x बटे 2 बराबर 10। तो जब हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 2। जब कोई संख्या गुणा में होती है तो भाग में चली जाती है और जब कोई संख्या भाग में होती है तो गुणा में चली जाती है पक्षांतर होके। अब नियम नंबर 3 है, मान लीजिए x है, यहाँ पर है 10 और x के साथ कोई संख्या है धन में, x धन 3 बराबर 10। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे 3 को तो ये हो जाएगा x बराबर 10 ऋण 3। तो इस तरह से इसको घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा, ये आ गया 7। फिर नियम नंबर 4 है, यहाँ पर ये x है और यहाँ पर कोई संख्या है 10। अब यदि x के साथ ऋण में कोई संख्या है, मान लीजिए ऋण में 3 है, तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 10 धन 3। तो इसका माना जाएगा 13। तो आप लोगों ने क्या समझा कि x के साथ जब कोई संख्या गुणा में है तो इस तरफ आके भाग में हो जाती है, दूसरी साइड आके जब कोई संख्या x के साथ भाग में है, x या कोई भी चर पद, चर पद क्या होते हैं, a से लेके z तक के अक्षर। तो चर पद में अभी आपको p आएगा, फिर और भी कुछ आएगा, q आएगा, x आएगा। तो बस एक मैं आपको कॉमन सी बात बता रही हूँ कि चर पद के साथ जो भी संख्या होती है वो पक्षांतर हो जाती है दूसरी साइड जाके। गुणा में थी तो भाग में हो गई, भाग में है तो गुणा में आ गई। यहाँ पर ये 10 दूनी 20 हो गया। और यदि कोई संख्या धन में है, x धन 3 बराबर 10, तो यहाँ की ऋण में हो जाएगी और कोई संख्या ऋण में है तो यहाँ के धन में हो जाएगी दूसरी ओर जाके। तो हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट है 10p बराबर 100। तो देखिए जो 10 है ये p के साथ गुणा में है तो p बराबर हो जाएगा 100 बटे 10, अर्थात p बराबर हो जाएगा, ये शून्य शून्य कट गया, p बराबर आ जाएगा हमारा 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और बच्चों इसकी दूसरी मेथड पुस्तक में दी गई है, लेकिन आपको आगे तक ये वाली मेथड काम आने वाली है, तो इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। दूसरी मेथड में बच्चों पुस्तक वालों ने क्या किया है, जैसे कि ये 10 गुणा p बराबर 100 लिखा है, तो इन्होंने किया है सेकंड मेथड में दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर। तो ये हो जाएगा बच्चों 10p बराबर 100 था, अब 10 का हमने भाग दिया तो 10p बटे 10 बराबर 100 बटे 10। तो p बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 10 से 10 कट गए, यहाँ पर 100 में 10 का भाग दिया तो आ जाएगा 10, p बराबर 10। इस तरीके से भी आया है p बराबर 10 और ऊपर वाली मेथड से भी आया है, लेकिन ऊपर वाली ज़्यादा आसान है और हमेशा काम आने वाली है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करना है। फिर b में दिया है 10p धन 10 बराबर 100। तो ये देखिए अब यहाँ पर ये गुणा में भी है और ये धन में भी है, तो पहले हम धन वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10p बराबर 100 ऋण 10। हम लिख भी सकते हैं पक्षांतर करने पर। तो ये बच्चों हो जाएगा 10p बराबर 100 ऋण 10, अर्थात ये हो जाएगा 90। तो p बराबर हमारा हो जाएगा 90 बटे 10, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 9। इस तरह से p का मान हो गया 9 और यही होगा हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। अब इसका कर लेते हैं भाग 3। भाग सी में हमें दिया गया है p बटे 4 बराबर 5। तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे 4 को, तो ये हो जाएगा
p बराबर 5 गुणा 4 अर्थात 20 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर है ऋण p बटे 3 बराबर 5, ये है भाग डी। तो यहां पर भी हम पक्षांतर कर देंगे या इसको तिर्यक गुणा भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण p बराबर 5 गुणा 3। तो बच्चों ये p बराबर हो जाएगा 5 3 15 और ये जो ऋण का निशान है इस तरफ लग जाएगा, तो p का माना जाएगा हमारा ऋण का 15। फिर ये देखिए बच्चों, ये है 3p बटे 4 बराबर 6। तो इसमें देखिए बच्चों, एक संख्या गुणा में है और एक संख्या भाग में है। तो पहले हम भाग वाली संख्या को हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले तो हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर 3p बराबर 6 गुणा 4। तो 3p बराबर 24। p बराबर हमारा हो जाएगा 24 बटे 3 अर्थात 8। 3 अट्ठे 24 और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। फिर बच्चों भाग f में दिया है 3s बराबर 9 ऋण 9। तो s बराबर हो जाएगा ऋण 9 बटे 3। s बराबर हो जाएगा ऋण का 3 तिया 9। ये s का मान आ गया ऋण का 3। फिर है बच्चों 3s धन 12 बराबर 0। तो पहले तो पक्षांतर कर देंगे 12 का। तो ये हो जाएगा हमारा 3s बराबर 0 ऋण 12। तो 3s बराबर हो जाएगा ऋण का 12। s बराबर हमारा जाएगा ऋण का 12 बटे 3। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3 चौको 12 ऋण का 4। ये मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ऋण 12 बटे 3। तो s का माना जाएगा हमारा ऋण का 4। फिर h भाग में 3s बराबर 0। तो s बराबर सिंपल सा 0 बटे 3 अर्थात s का मान हो जाएगा 0। बहुत ही आसान है, लेकिन ये इतना आसान आता है एग्जाम में, इसको हल्के में नहीं लेना है आपको। फिर 2q बराबर 6। तो हम 2 का पक्षांतर कर देंगे। तो q बराबर हमारा जाएगा 6 बटे 2 अर्थात 3। q का माना जाएगा 3। फिर है बच्चों 2q माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर भी हम पहले तो पक्षांतर कर देंगे 6 का। तो ये 2q बराबर 0। अब ये देखिए ऋण का 6 है, यहाँ क्या हो जाएगा धन का 6। तो 2q बराबर धन का 6। q बराबर हो जाएगा हमारा 6 बटे 2 अर्थात 3 और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। अब इसका हम करते हैं भाग के। भाग के में हमें यह दिया गया है प्रश्न में 2q प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, पहले तो हम इसको पक्षांतर करेंगे 6 को। तो ये हो जाएगा 2q बराबर 0 ऋण 6। तो 2q बराबर हो जाएगा ऋण का 6। q बराबर हो जाएगा ऋण का 6 बटे 2 अर्थात ऋण का 3 और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इसी तरह से L भाग में दिया है 2q प्लस 6 बराबर 12। तो यहां पर भी हम 6 का पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2q बराबर 12। अब ये धन का 6 तो यहाँ के हो जाएगा ऋण का 6। तो 2q बराबर 12 ऋण 6 अर्थात 6। q बराबर हमारा हो जाएगा 6 बटे 2 अर्थात 3। तो इस तरह से बच्चों ये सभी प्रश्न हल हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।